हेलो एंड वेरी वॉर्म वेलकम ऑन पेजेस बाय कविता। बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए करंट अफेयर्स की इस प्यारी सी सीरीज को, एजुकेशनल इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके है, जिसमें आज का पहला क्वेश्चन जो है वो आ रहा है हमारी स्क्रीन पे। और हमेशा की तरह हम सबसे पहले यहाँ पे लेंगे कोटेशन जो होती है उससे स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिले, पॉजिटिव मोटिवेशन मिले। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। जनरली क्या होता है कि हम अपने पास्ट में ही खोए रहते हैं, उन्हीं गलतियों में ही कहीं ना कहीं हम उलझे रहते हैं कि अपना प्रेजेंट तो हम कुछ भी पूरी तरह से इंडल्ज नहीं कर पाते अपने आप को। तो बहुत अच्छी चीज बताई हुई है कि पुरानी जो मिस्टेक्स होती है, जो गलतियां हमने की हैं, उनसे तो हमें सीखना है और अपने आगे जो प्रेजेंट टाइम है उसमें पूरा एफर्ट लगा के अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। तो होप सो आप इसी चीज को ध्यान रखेंगे। बहुत अच्छी बात बताई हुई है। तो सबसे पहले हमेशा की तरह बात करेंगे आज के दिन की, जो कि 4 मई 2021 है। तो 4 मई की क्या इंपॉर्टेंस है? तो आज विश्व भर में बनाया जा रहा है वर्ल्ड अस्थमा डे, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो संकट है वो पूरी की पूरी पृथ्वी पे इतना ज्यादा छाया हुआ है कि जब हम न्यूज़पेपर में ऐसी नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पेशेंट्स ने दम तोड़ दिया, तो बहुत ज्यादा हार्ट टचिंग होते हैं ये सब चीजें। तो ये नहीं होना चाहिए। तो देखिए आज बनाया जा रहा है 4 मई को। एक्चुअली जो पहला मंगलवार होता है मई का, उस दिन बनाया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे। तो ये वेरी करेगा, मीन्स जो भी पहला मंगलवार आएगा और मई का महीने का, तो उसमें क्या होगा, वर्ल्ड अस्थमा डे होगा। अस्थमा की जो डिजीज है ये यूजुअली होती है सांस लेने से, रेस्पिरेशन से होती है। तो थीम क्या रखी गई है, देखिए 2021 की जो थीम है कि अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस। मिसकंसेप्शंस का मतलब होता है जो भी मिथ या कुछ इस टाइप की भ्रांतियां हैं उनको दूर किया जाए, कि किस तरह से लाइक कई यूं कहते हैं कि कोई ऐसी डिजीज होती है जो कि उसके साथ, पेशेंट के साथ खाना खाने से भी वो फैल जाती है। बट इस तरह के कुछ मिसकंसेप्शंस जो है वो नहीं रखने हैं, ऐसी भ्रांतियां नहीं करनी है। तो उसको अनकवर्ड करना है। अनकवर्ड का मतलब होता है उन भ्रांतियों को दूर करना है। तो इसी के साथ ये थीम बताई हुई है। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस दिन का? टू इम्प्रूव अस्थमा अवेयरनेस एंड केयर अराउंड द वर्ल्ड, कि हम इम्प्रूव करें, हम सुधार करें अस्थमा की जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है उसके प्रति, एंड एक केयर लेके आए, एक देखभाल लेके आए इस वर्ल्ड में। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट रहेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को उगाए, मीन्स ग्रो करे प्लांट्स को। कोई भी अच्छा मोमेंट हो लाइफ में, कोई एनिवर्सरी है, कोई बर्थडे है, कोई भी ऐसा अच्छा मोमेंट लग रहा है, तो अपनी फैमिली के साथ पेड़ों को लगाया जाए, प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारा जाए। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। 4 मई को अलग से दोबारा से एक और स्पेशल डे है, वो भी आज ही, दैट इज द कोल माइनर्स डे। जी हाँ, कोल जो कि कोयला होता है वो कहाँ से निकलता है? वो माइंस से निकलता है, वो खदानों से निकलता है। और ये वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट प्रोफेशन है, सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि इसके लिए नीचे एक तरह से कई बार हमें क्या करना पड़ता है कि खोदना पड़ता है और नीचे जाना पड़ता है अर्थ के। तो इससे क्या होता है, कई बार जो सांस लेने की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो भी अराइज हो जाती है। जो धूल डस्ट जो भी निकलती है वहां से, वो कहीं ना कहीं उनके लंग्स में जाती है और आगे वो डिजीज भी कॉज करती है। तो कोल माइनस डे है। थर्मल पावर प्लांट होते हैं, लाइक कोयले से बिजली बनती है, वो कहाँ से एक तरह से चलाए जाते हैं, तो वो कोयले से ही तो चलाए जाते हैं। तो इसीलिए आज का दिन जो है काफी अहम है। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन स्पेशल दिन है।
तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि कोल माइनिंग जो है ये वर्ल्ड का एक तरह से हम कह सकते हैं कि टफेस्ट प्रोफेशंस में से है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन को भी संकट में डालना पड़ जाता है। और कई बार तो ऐसा देखा गया है कि जैसे जैसे अर्थ के नीचे जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है, मीन सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और उससे कई बार जीवन पे भी संकट पड़ जाता है। तो इतना डिफिकल्ट प्रोफेशन है ये, और यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्क बना रहता है। एंड टू हाईलाइट द सिचुएशन ऑफ पीपल वर्किंग इन कोल माइंस, तो हाईलाइट करना कि क्या क्या परिस्थितियां होती है लोग जहां पर काम करते हैं, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशन में भी इस तरह के बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती है, जिसके कारण कि उन्हें आगे हेल्थ प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो बहुत एक तरह से उनका टफेस्ट टाइम हो जाता है। तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और आज ही यानी 4 मई को बनाया जा रहा है विश्व भर में इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, यानी अंतरराष्ट्रीय संकट मोचन दिवस, जिसको हम यहाँ पे पिक्चर पे भी देख सकते हैं, इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। किस तरह से ये लोग आग से संघर्ष कर रहे हैं और लोगों की जिंदगियों को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या रहता है, टू रिकॉग्नाइज एंड ऑनर द सेक्रीफाइसेस, जो भी बलिदान दिए जा रहे हैं इन फायर फाइटर्स के द्वारा, to ensure makes to ensure that their communities and environment are as safe as possible। इनका एक तरह से मेन लक्ष्य यही रहता है कि जो इनकी समुदाय हैं, जो एनवायरमेंट है, जो वातावरण है, उसको सुरक्षित बनाया जाए। आग लग जाती है उसको बुझाने में, और इस तरह के जो भी काम होते हैं वो काफी ब्रेव एक तरह से टास्क होते हैं, बड़े बहादुरी चाहिए होती है, करेज चाहिए होता है इनको करने के लिए। तो हम ग्रेट सैल्यूट करते हैं अपने इन सभी वर्कर्स को, जो बहुत ज्यादा अपने जीवन को संकट में डाल के भी हमें बचाते हैं, हमारी कम्युनिटीज को, हमारे एनवायरमेंट को बचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो किसे अपॉइंट किया गया है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर? यहाँ पे हम आरबीआई का लोगो देख सकते हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर हैं, 25 नंबर के गवर्नर हैं, जिनका नाम है शक्तिकांत दास जी, जो कि बहुत अच्छा रोल कर रहे हैं अपना। शक्तिकांत दास हैं 25 नंबर के गवर्नर आरबीआई के, ये हमें ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ देखिए जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर हैं, ऑप्शंस हैं हमारे पास टी रविशंकर, माइकल पात्रा, महेश कुमार जैन या एम राजेश्वरी राव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टी रविशंकर जो हैं, इन्हें एक तरह से अपॉइंट किया गया है कमेटी के द्वारा, जो एक तरह से सिलेक्शन कमेटी होती है, तो उनकी तरफ से टी रविशंकर जी को डिप्टी गवर्नर की फॉर्म में अपॉइंट किया गया है। जब भी हम बात करते हैं गवर्नर की, वो एक होते हैं, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के होते हैं 4, और इनका जो टेन्योर रहता है, टेन्योर का मतलब होता है जो कार्यकाल रहता है, वो रहता है 3 साल का। तो 3 साल के लिए टी रविशंकर जी को अपॉइंट किया गया है, और ये किसका स्थान ले रहे हैं? ये ले रहे हैं बीपी कानूनगो। बीपी कानूनगो जो इनसे पहले डिप्टी गवर्नर थे, तो उनकी जगह अब आ गए हैं टी रविशंकर। जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं ये भी डिप्टी गवर्नर हैं, तो इनको भी हम नोट डाउन करेंगे। माइकल पात्रा है इनका नाम, एम के जैन जिनको महेश कुमार जैन बोलते हैं, और एम राजेश्वरी राव। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के जो भी एग्जाम होते हैं, प्लस में नॉर्मल कोई भी इंडिया का स्टेट का कोई भी एग्जाम होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर है जो कि बने हैं टी रविशंकर जी, इनकी इमेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर, और ये बीपी कानूनगो की जगह लेंगे। तो आरबीआई के बाकी डिप्टी गवर्नर हमने देखे, माइकल पात्रा है, एम के जैन, मुकेश कुमार जैन, और यहाँ पर हम देख सकते हैं राजेश्वर राव जी हैं। तो रविशंकर जी के बारे में बताया हुआ है कि ये आरबीआई में अनुसंधान अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किए गए थे। इन्होंने बीएचयू यानी बनारस हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी, जो कि बनारस के अंदर ही है, जहां से नरेंद्र मोदी एमपी हैं, विज्ञान एवं सांख्यिकी में
स्नातकोत्तर जो होता है यानी पोस्ट ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा ली है। यह इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से जो विकास योजना होती है, मीन्स जो डेवलपमेंट प्लानिंग होती है, वहां से डिप्लोमा भी कर चुके हैं। और ये पिछले साल इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और अलाइड सर्विसेज के चेयरमैन भी बनाए गए थे। तो इट मीन्स हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छा इनके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है। और इससे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के और बांग्लादेश का जो केंद्रीय बैंक है उसके साथ भी भारत सरकार की तरफ से काम कर चुके हैं। तो बहुत बहुत इन्हें बधाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये 100% रहेंगे आपके एग्जाम में आने के, कि रोड मैप 2030 ये एक वर्चुअल बायलेटरल बातचीत है, वार्ता है किन दो देशों के बीच में। आज ही ये बातचीत की जाएगी यानी 4 मई 2021 को। तो किन दो देशों के बीच में है रोड मैप 2030? एक आभासी, आभासी का मतलब होता है वर्चुअल, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन। जैसे हमारी क्लास लग रही है तो ये ऑनलाइन है, क्योंकि हम फेस टू फेस तो एक तरह से ऑफलाइन तो है नहीं है। तो ये किन दो देशों के बीच में है ये बताना है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इज इंडिया एंड यूके, ऑप्शन सी इज रशिया एंड ब्राजील, डी इज इंडिया एंड मालदीव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंडिया एंड यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया के PM मींस मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, और यूके की तरफ से करेंगे यूके के प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है बोरिस जॉनसन, जो कि इस साल आने वाले थे। हमारा जो 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, बट ड्यू टू ग्लोबल पैंडमिक इन्हें अपना जो एक आने का यहाँ पे जो कार्यक्रम था वो कैंसिल करना पड़ा था ड्यू टू पैंडमिक, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही स्प्रेड हो गया। तो एक और नई स्ट्रेन जो थी वो भी आ गई थी। तो देख सकते हैं, देखिए रोड मैप 2030 एक तरह से ऐसी बातचीत होगी जो भारत के और यूके के रिलेशंस को और ज्यादा डिपेंड करेगा और ज्यादा उनको गहरा करेगा दोस्ती को। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए रोड मैप 2030 जो है ये एक तरह से फर्दर एक्सपेंशन करेगा, डीपनिंग करेगा। जो बायलैटरल है, बायलैटरल मतलब द्विपक्षीय यानी दो देश हैं, कोऑपरेशन यानी सहयोग ओवर द नेक्स्ट डेकेड अक्रॉस 5 की एरियाज। वो 5 मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, लोगों का लोगों के साथ एक अच्छा संबंध हो, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो प्रोस्पैरिटी को लेकर हो, डिफेंस सुरक्षा को लेकर हो, सिक्योरिटी को लेकर हो, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ केयर। तो ये 5 की एरियाज है जिनके ऊपर बेसिकली बातचीत की जाएगी रोड मैप 2030 के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हैं बोरिस जॉनसन जी हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, और यहाँ पर है नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पर देखिए जब भी बात आती है यूके की, यूनाइटेड किंगडम की, तो इसके अंदर 4 देश आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी। तो कौन कौन से देश है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर है इंग्लैंड, इंग्लैंड को हम देख सकते हैं, ये है जो कि यूके की कैपिटल भी है इंग्लैंड। फिर है यहाँ पर स्कॉटलैंड है, दूसरी कंट्री ये हो गई। एंड तीसरी यहाँ पर है वेल्स। एंड जो फोर्थ कंट्री है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड जहां से एनी बेसेंट आती थी आयरलैंड से। तो नॉर्दर्न आयरलैंड जो है ये चारों देश मिलकर बनाते हैं यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। और हम यहाँ पे यूके का फ्लैग भी देख सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन की बात आती है तो इसके अंदर होती है मेनली 3 कंट्रीज। यहाँ पर इंग्लैंड होता है, देखिए इंग्लैंड के साथ स्कॉटलैंड होता है, इंग्लैंड स्कॉटलैंड और वेल्स होता है। इसमें नॉर्दर्न जो आइलैंड है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Kishan Rungta, who passed away recently, was associated with which sport? किशन रुंगता जी का अभी हाल ही में कोविड के कारण निधन हो गया। ये बेसिकली किस खेल से जुड़े हुए थे? ऑप्शंस आर हॉकी, क्रिकेट, चेस और टेबल टेनिस। तो इसका सही जवाब है क्रिकेट के। ये बहुत एक तरह से क्रिकेटर भी रहे और इन्होंने BCCI के अंदर एक चीफ सेलेक्टर की भूमिका भी निभाई थी।
तो इनके बारे में देखिए, फॉर्मर बीसीसीआई, बीसीसीआई की फुल फॉर्म हो जाएगी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो ये है मुंबई के अंदर, जो कि हमारी इकोनॉमिक कैपिटल है, अर्थव्यवस्था की राजधानी है। एंड कैप्टन किशन रुंगता डाइड ऑफ कोविड-19 एट अ हॉस्पिटल इन जयपुर एंड ही वाज 88 वर्षीय थे। तो इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट इज पंडित देवव्रता चौधरी, जो अभी जिनका निधन हो गया है, ये किस फील्ड से एसोसिएटेड थे? तो पंडित देवव्रत चौधरी जी, क्या ये राइटर थे, क्लासिकल डांसर थे, या सितार प्लेयर थे, सितार वादक थे, ये एक्टर थे? तो ये सितार प्लेयर थे। इनका अभी निधन हो गया, यहाँ पर हम इनकी इमेज भी देख सकते हैं। तो इसके साथ ही एक चीज और कहना चाहूंगी कि अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे दूंगी, वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। और अगर आप चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे चैनल है जिसका नाम है पेजेस बाय कविता। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहां पर आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरह से एजुकेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, और जहां भाई जरूरी हो मास्क घर से बाहर निकले तो जरूर पहनिएगा। तो थैंक यू सो मच।